हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गीता ज्ञान। आज हम लोग फिर से पंचामृत का सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसका है आज एपिसोड नंबर 4, यानी कि 5 क्वेश्चंस फटाफट से करेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका ज्योग्राफी का। कहता है कि इन फैक्टर्स के ऊपर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। पहला आ जाता है जल की उपलब्धता, दूसरा है स्थल रूप की लैंडफॉर्म कैसा है, तीसरा है जलवायु और चौथा है मिट्टी। अब देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तब भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। देखो, पॉपुलेशन की बात हो रही है कि आप पॉपुलेशन का मतलब कि क्या जनसंख्या रहने वाली है। ओके, लोग कितने रहेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी जगह पे पानी उपलब्ध होगा तो वहां ज्यादा लोग रहेंगे कि कम लोग रहेंगे। आप ऑब्वियस सी बात है मैम, जहाँ पे पानी ज्यादा पानी होगा वहां पे लोग ज्यादा होंगे, जहाँ पे पानी कम होगा वहां पे लोग कम होंगे। तो जल की उपलब्धता पे निर्भर करता है। दूसरा है स्थल रूप। अब सोचिए, पहाड़ी वाले इलाके में ज्यादा लोग मिलेंगे कि जो प्लेन्स होते हैं वहां पे ज्यादा मिलेंगे। तो मैम ऑब्वियस सी बात है, प्लेन्स में ज्यादा लोग रहना चाहेंगे, इसका मतलब ये भी चीज है। अच्छा, कहीं पे बहुत ठंडी पड़ती है या कहीं पे बहुत गर्मी पड़ती है, वैसी जगह पे आप रहना पसंद करोगे या फिर जहाँ पे मॉडरेट सा टेम्परेचर हो, ठीक है, वहां रहना पसंद करोगे कि ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो। तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी, भाई मिट्टी कैसी होनी चाहिए। उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहां रहोगे कि रेतीली मिट्टी में रहोगे। मैम उपजाऊ मिट्टी में। तो इसका मतलब क्या है, चारों ही फैक्टर्स आपके लिए इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटोनों की संख्या द्वारा किया जाता है। मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं उस एटम के अंदर, ठीक है, वो हम उस एलिमेंट को उसके माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं। बात बिल्कुल सही है, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितने कम प्रोटॉन वही उतना ही कम उसका, मतलब सिंपल सी चीज है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जेड इसी के माध्यम से बताया जाता है। दूसरा है कि संभारिक, ठीक है, आइसोबार्स जो होते हैं वो आपके ऐसे एटम है जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। अब देखो नाम में ही क्या लिखा है, संभारिक। कोई हमारा एटम एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और उसका एटॉमिक मास ए है, तो इसका संभारिक क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो y हो लेकिन उसका एटॉमिक मास a हो। तो ये वाला स्टेप पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, दूसरा है ये आपका ड्यूटेरियम, ये हो गया आपका ट्रीटियम। तो ये तीनों क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, आइसोबार्स नहीं कहलाएंगे। आइसोबार किसको कह दोगे, कैल्शियम 2040, आर्गन 1840, ये क्या हो जाते हैं आपके आइसो बार हो जाते हैं, समभारिक हो जाते हैं जिनका भार सेम है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या हमारा जो मास नंबर है क्या वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है। बिल्कुल मैम, न्यूक्लियन की संख्या के ऊपर ही तो ये डिपेंड करता है। लास्ट आ जाता है, तो ये वाला का पॉइंट सही है। लास्ट आ जाता है संयोजकता, किसी परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। वैलेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी एटम जो है वो कितने अनदर एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कोई अगर +2 है तो इसका मतलब 2 अदर एटम्स को उसने इलेक्ट्रॉन्स दान किए हैं, जिसकी वजह से 2 अलग एटम्स के साथ उसका रिलेशन बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है कि कौन सा मौर्यन एम्परर था जिसने एक मिलिट्री कैंपेन किया था कलिंग के ऊपर, प्रेजेंट डे उड़ीसा के ऊपर, जिसमें क्या हुआ 260 बीसी के आसपास। देखिए, एक बहुत ही लंबा चलने वाला कैंपेन था जो अशोक नाम के रूलर के द्वारा कराया गया था, जिसको हम कलिंग वॉर भी कहते हैं। जिसके बाद अशोक ने देखा कि भाई 1 लाख लोग तो मर गए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर 1.5 लाख लोगों को जो है वहां पे वो उससे इम्पैक्टेड हुए थे, उनको बंदी बना लिया गया था। एंड जब उसने वो नरसंहार देखा, ऐसा बोला जाता है कि अशोक जो थे वो उनका हृदय परिवर्तन होता है। अभी ये जो भेरी घोष था, भेरी घोष का मतलब क्या है कि ये जो इनको युद्ध की जो घोषणा सुनाई दे रही थी उससे वो धम्म घोष की तरफ चले गए। धम्म घोष का मतलब क्या है कि अब उन्हें धर्म की घोषणा करना चाहते थे, धर्म की आवाज अब वो सुनना चाहते थे। ठीक है, तो ये कलिंग वॉर जो है
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, मतलब 343वां जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल है वो 52 से 62 के आसपास आते हैं। दूसरा आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है, और ये आपकी आर्टिकल 353 से 343 से, सॉरी, आर्टिकल 343 से 351 तक आती है। ओके, जो हमारी ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, इसके लिए हमारा एक अलग विभाग भी है जिसको हम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये किसके अंडर आता है? आप कहेंगे कि मैम ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है, अंडर एमएचए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। गवर्नर कब स्पेशल एड्रेस करता है भाई? जब फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन, और हर साल जो आपका फर्स्ट सेशन होता है उसमें गवर्नर जब एड्रेस करता है तो वो आर्टिकल 176 का पार्ट होता है। लास्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपका आर्टिकल नंबर 79 है, लेकिन आपसे 343 पूछा था तो वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू होती है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको हम किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? देखिए, इंडिया के अंदर यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 7 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जैसे डिस्गाइज्ड है, स्ट्रक्चरल है, सीजनल है, वल्नरेबल है, टेक्निकल है, साइक्लिकल है, फ्रिक्शनल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा ये वाला जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि भाई देखो, कोई भी चीज़ है, अगर कहीं पे भी लॉन्ग टर्म वर्ड आ जाए ना, आप हमेशा उसको क्रॉनिक बोलिएगा। तो क्रॉनिक जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है वो क्या, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों भाई? आपके पास स्किल सेट की कमी है, ठीक है, वोकेशनल स्किल्स आपके पास उतने नहीं है, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बेस्ट जो होगा वही जीतेगा और उसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका? क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन को यही विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से गीता ज्ञान के नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गीता ज्ञान।